हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है और ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो चूंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार ये पढ़ना होता है। ये पेपर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 2 रस दिया रहता है, 2 छंद दिया रहता है, 2 अलंकार दिया रहता है, जिसमें से किसी एक का हमें परिभाषा सहित उदाहरण लिखना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रस, जो कि हिंदी व्याकरण का ही एक भाग है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसका बहुत ही आसान से शब्दों में हम लोग परिभाषा और उदाहरण भी समझेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कक्षा 12 के सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को ये 5 रस जो है ये पढ़ना है। जो साहित्यिक हिंदी वाले लोग हैं उन लोगों को भी ये 5 रस पढ़ना है। इसके अलावा भी और भी हैं जो उन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहला रस जो हम लोग पढ़ेंगे वो है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा वीर रस और 5वां शांत रस। ये रसों के नाम हैं। इन रसों के स्थायी भाव होते हैं जिसे याद रखना रहता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का उत्साह और शांत रस का निर्वेद। ये जो है इन रसों के स्थायी भाव हैं। तो बहुत सी आसान से शब्दों में हम लोग अब आगे का परिभाषा समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, इतना बस आपको लर्न क्या करना है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, उसके बाद आप जिस भी रस का आपको परिभाषा लिखना है उस रस का आप यहाँ पे स्थायी भाव लिख देंगे। जैसे कि हमने श्रृंगार रस का परिभाषा यहाँ पे पढ़ा तो हमने यहाँ पे उसका स्थायी भाव रति लिख दिया। अगर यही हमने हास्य रस का लिखा होता तो यहाँ पे हमने हास लिख दिया होता, तो वो हास्य, और यहाँ पर श्रृंगार रस की जगह पे हास्य रस की निष्पत्ति होती है तो ये हम लिख देते, तो वो उस हास्य रस का परिभाषा हो जाता। ठीक है, चूंकि अभी हम लोग श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का अर्थ होता है जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार का मतलब होता है नायक और नायिका के मिलन का अभाव। मिलन का अभाव यानी कि जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो बिछड़ रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका वो बिछड़ रहे हैं, तो उसके लिए वियोग श्रृंगार का प्रयोग होता है। अब इस यानी कि श्रृंगार रस का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। श्रृंगार रस का ये उदाहरण हम लिखेंगे कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये आप जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ना है हमें हास्य रस, उसका हम लोग देखते हैं परिभाषा कि किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इस रस का हमने बहुत ही आसान उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एक बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। देखते हैं। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।
हंसी आई ना दोस्तों इसको पढ़ के, तो वही हास्य रस है। यानी कि ऐसी कविता, ऐसा काव्य का कोई लाइन लिखा हो जिसे पढ़ के हंसी आए, तो उसे ही हम हास्य रस की निष्पत्ति उसमें हो रही है, तो वहां पर हास्य रस होता है। तो इसका उदाहरण ये रहेगा, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ठीक है, अब हम लोग अगला अपना देखते हैं, करुण रस, जो तीसरा वाला पढ़ रहा है। जब शोक नामक भाव, स्थाई भाव यहां रहेगा दोस्तों, छूट गया है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर करुण रस का मतलब होता है दुख का रस। दुख में क्या होता है, लोग शोक मनाते हैं, तो वही है, जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस काव्य में ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें शोक प्रकट किया जा रहा है, इसलिए इसे शोक रस का उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। अब है वीर रस। वीर रस का मतलब ये है कि जिसमें ऐसी लाइनें लिखी हों जिसमें वीरता के लिए उसका वर्णन किया गया हो। तो देखते हैं, जब उत्साह नामक भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ भी स्थाई छूट गया दोस्तों, आप लोग लिख लेंगे कि जब उत्साह नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। इस रस का उदाहरण हम यहाँ देखेंगे कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पर चेतक की और राणा प्रताप की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इस रस का हम एक और उदाहरण लिख सकते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस उदाहरण में झांसी की रानी का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अंतिम जो है शांत रस है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने बहुत ही आसान से शब्दों में और बहुत ही आसान सा उदाहरण लिया हुआ है, जो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर आता है पेपर में, और ये सामान्य हिंदी वाले कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि ये कक्षा 10 वाले बच्चों में भी आता है, तो वो लोग भी ये पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं शांत रस का। जब निर्वेद नामक भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि ऐसी लाइनें लिखी गई हो, ऐसा काव्य का लाइन लिखा गया हो जिसमें शांति की, तब बिना हलचल किए कुछ ऐसी बातें लिखी गई हो, तो वो जो है शांत रस में आएगा। तो इसका उदाहरण यह है कि यह संसार पानी का बुल्ला, हवा लगे डूबी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ पर ये दिया गया है कि वो किसी गम में डूबा हुआ है कोई, और उसे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में, इस संसार में अब कुछ है ही नहीं, अब मुझे ये सब छोड़ छाड़ के शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये था रस जो हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ा है। कुल 5 रस जो है वो सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग छंद पढ़ेंगे, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से शब्दों में। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया, कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।